हेलो फ्रेंड्स, ओनली पीएससी एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग का पढ़ रहे थे मैप बाय स्टडी कर रहे थे मध्य प्रदेश की। पूरा अध्ययन कर रहे हैं मैप के थ्रू, और जो कि इन मैप से क्या हो जाता है, हमें याद रखने में बहुत ज़्यादा सरलता हो जाती है। तो चलिए, हम लोगों ने वैसे जो वाला देख लिया था मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले, लेकिन उसमें मैंने आपको ज़िले बताना भूल गई थी। संभाग के लिए बताए थे मैंने। तो चलिए, अभी हम जैसे कि हमने देखे 10 संभाग और 52 ज़िले, तो हम देख लें कौन कौन से ज़िले हैं संभाग के अंतर्गत। एक संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आ रहे हैं, कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। चलिए, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले हैगा जो चंबल संभाग। ये है अपना चंबल संभाग, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो जहाँ हम देखो 3 ज़िले आ रहे हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आ रहे हैं? 3 ज़िले आ रहे हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3 ज़िले आते हैं ना। अब चंबल संभाग वही संभाग है जहाँ जो कि डाकुओं का गढ़ कहा जाता है, जैसे कि पान सिंह तोमर, फूलन देवी, बीहड़ की रानी, ऐसी कछु कछु फिल्म बनी है इन पैसे। तो एक पान सिंह तोमर पैसे भी है। तो एक बीहड़ों का क्षेत्र है ये। इस प्रकार से ऐसे अगर ये वही क्षेत्र है, डाकुओं और बीहड़ों का क्षेत्र, चंबल संभाग। ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन ने देखे 3 ज़िले, भिंड, मुरैना, श्योपुर। अब हम देखते हैं अंगल संभाग के बारे में बात करते। तो अंगल संभाग कौन सा है? ग्वालियर संभाग। कौन सा कलर डिनोट कर रहा है इसको? ब्लू कलर। ये है अपना ग्वालियर संभाग। अब अगर अपन ग्वालियर संभाग देखें तो ये वही संभाग है जो अपने किलों के लिए भी ज़्यादा फेमस है। अगर देखा जाए तो ग्वालियर में एक तो ग्वालियर है, संभाग का मुख्यालय कौन सा है? ग्वालियर है। और अगर जैसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो कौन से किले को कहा जाता है? वो भी ग्वालियर का किला है। और अगर देखा जाए तो एक संगीत की नगरी या फिर तानसेन की नगरी, तो वो भी ग्वालियर ही है। तो ये तो ग्वालियर संभाग के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट हो गए। अगर हम देखें इसके ज़िले कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ग्वालियर ही हो जाएगा, फिर एक दतिया, फिर शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो ये हो गए इसके अंतर्गत ज़िले, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। तो इसके अंतर्गत कितने ज़िले आ गए? 5 ज़िले आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। और चंबल संभाग के अंतर्गत कितने आ रहे थे? 3। ठीक है। तो हमने ये 2 संभाग देख ले। अब हम देखते हैं तीसरा संभाग है उज्जैन संभाग। कौन सा है? उज्जैन। चलिए, तो हम उज्जैन संभाग की जो ये वाला जो कलर है, ये उज्जैन संभाग को डिनोट कर रहा है। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत अपन देखें अगर, तो उज्जैन संभाग के ज़िले देखें नीमच, ऊपर से देखें नीमच उत्तर, फिर देखें तो एक तो उज्जैन ही आ जाएगा। उज्जैन मुख्यालय भी होगा इसको, और जिला भी कहलाएगा उज्जैन। फिर देखें नीमच के बाद मंदसौर, फिर देखें इधर तो आगरमालवा जाएगा, जहाँ रतलाम आ जाएगा, जहाँ शाजापुर आ जाएगा, और जहाँ देवास आ जाएगा। तो कितने ज़िले हो जाएंगे जाके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जहाँ इसके अंतर्गत कितने ज़िले आ रहे हैं? 7 ज़िले आ रहे हैं। काय के अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो जहाँ हमने देखे कितने, जहाँ देखे थे 3, यहाँ देखे थे 5, और जहाँ देखे 7। उज्जैन संभाग में कितने ज़िले आ रहे हैं? 7 ज़िले आते हैं। और मुख्यालय कौन सा है? वो उज्जैन। उज्जैनी को मुख्यालय कहलाएगा। और जो उज्जैन अगर फेमस है तो काय के लिए है? महाकालेश्वर की नगरी कहलाती है। लता मंगेशकर जी भी यहीं से थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की नगरी भी कहलाती है। तो उज्जैन या उज्जैनी प्राचीन नाम अवंतिका। तो जो देखो हमने उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अब देखें हम लोग कौन सा उज्जैन से लगा हुआ है? इंदौर संभाग। इंदौर संभाग की बात करें अपन, जो है इंदौर कौन से कलर से? ब्लू कलर। तो जो आ गया इंदौर संभाग। अब अपन इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग में एक तो इंदौर ही हो जाएगा जिला, और मुख्यालय, जिला मुख्यालय दोनों का कहलाएगा इंदौर संभाग। फिर देखो तो जहाँ आ जाएगा धार, जो आ जाएगा झाबुआ। फिर देखो जहाँ तो आ जाएगा अलीराजपुर,
फिर जो बड़वानी, फिर खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। तो ये ज़िले तो एक तो सुनहरे ज़िले के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास की पैदावार ज़्यादा होता है। और दूसरा देखा जाए तो पश्चिमी और पूर्वी निमाड़, जो कहलाएगा पूर्वी और जो कहलाएगा पश्चिमी निमाड़। कौन कौन से, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाने जाएंगे। और फिर देखें अपन तो इसके अंतर्गत कितने ज़िलों की संख्या और देखें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ज़िले आ रहे हैं इसके अंतर्गत, 8 ज़िले। इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं 8 ज़िले, है ना। धीरे धीरे क्रम वाइज बढ़ रहे हैं। पहले देखे हमने 3 ज़िले, फिर देखे 5 ज़िले, फिर देखे 7 ज़िले और अब देखे 8 ज़िले। 3 ज़िले सबसे कम कहाँ में आ रहे थे अभी तक, चंबल संभाग में। फिर हम दूसरे संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग है, भोपाल। भोपाल संभाग देख लेते हैं, जो है अपना भोपाल संभाग। भोपाल संभाग को जिला और मुख्यालय की बात करें तो जिला भी और मुख्यालय भी वो है भोपाल। फिर एक आ जाएगा विदिशा, फिर आ जाएगा एक राजगढ़, फिर आ जाएगा सीहोर और फिर आ जाएगा रायसेन। तो ये आ जाएंगे भोपाल संभाग के अंतर्गत। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आ रहे हैं, 5 ज़िले। ठीक है, तो जो भोपाल संभाग हो गया। फिर देखें हम नेक्स्ट संभाग कौन सा है, भोपाल के बाद आ जाएगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत भी अपन देखेंगे ज़्यादा ज़िले नहीं आए, 3 ही ज़िले आते हैं, जो है अपना नर्मदापुरम संभाग। होशंगाबाद कोई वर्तमान नाम, या फिर जो पहले इसका नाम होशंगाबाद, लेकिन अभी भी होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो संभाग का नाम पहले होशंगाबाद था, लेकिन फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नर्मदापुरम क्या कर दिया, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जहाँ से जहाँ तक नर्मदा के क्षेत्र कहलाता है, तो जो का नाम होगा नर्मदापुरम संभाग। अगर इसके अपन जिलों की बात करें तो एक तो हो जाएगा होशंगाबाद, जो कि जिला और मुख्यालय दोनों होंगे। फिर हो जाएगा हरदा और बैतूल। तो ये 3 ज़िले आ जाते हैं इसके नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। फिर हम देखें नेक्स्ट संभाग कौन सा है, सागर संभाग। सागर संभाग की बात कर लें हम लोग, जो है सागर, और जहाँ के ज़िले कहाँ कहाँ विस्तार हैं तो ये हैं ज़िले। तो सागर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे अपने, एक तो सागर ही आ जाएगा जिला और मुख्यालय दोनों। फिर देखेंगे यहाँ से दमोह, फिर पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो सागर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आ रहे हैं, 6 ज़िले। सागर संभाग के अंतर्गत अपने 6 ज़िले आ रहे हैं। फिर देखें अपन अगले संभाग कौन सा है, जबलपुर संभाग। तो ये है अपना जबलपुर। तो जिला और मुख्यालय दोनों, एक तो जबलपुर हो जाएगा जिला, और संभाग के अंतर्गत जिलों की बात करें तो ये आ जाएंगे ज़िले उमरिया को छोड़ के। तो कहा जाएंगे जबलपुर में देखें कटनी, फिर यहाँ डिंडोरी, ठीक है। फिर देखें तो यहाँ मंडला से बालाघाट लगे, बालाघाट से देखें तो यहाँ पर सिवनी से देखेंगे छिंदवाड़ा, और फिर यहाँ नरसिंहपुर। तो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी। तो कितने ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ज़िले हो गए, ये 8 ज़िले आ जाते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। अब एक और संभाग है, कौन सा है वो, रीवा। हम देखें रीवा संभाग की बात करें तो ये है अपना रीवा संभाग। तो रीवा संभाग के ज़िलों की बात करें तो एक तो हो जाएगा अपना रीवा, जिला और मुख्यालय दोनों हो जाएंगे। फिर देखेंगे इस साइड आ जाएगा सतना, फिर सीधी सिंगरौली। तो इस प्रकार से जहाँ में 4 ज़िले आ जाते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। फिर और देखें तो नेक्स्ट है शहडोल संभाग। कौन सा है, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग की बात कर लें तो शहडोल संभाग में भी कम ही ज़िले आते हैं, ज़्यादा नहीं आए। एक तो शहडोल ही हो जाएगा, जिला और मुख्यालय दोनों। फिर एक हो जाएगा उमरिया, हाँ, जो आ जाएगा उमरिया, और जो आ जाएगा अनूपपुर। तो ये 3 ज़िले आ जाते हैं अपने शहडोल संभाग के अंतर्गत। तो ये देख लिए हमने पूरे संभाग, और पिछली क्लास में हमारे ज़िले रह गए थे तो हमने ज़िले भी अभी आपको बता दिए हैं। तो ये पूरे ज़िले वाइज अध्ययन हो गया है। अब अगर अपन देखें नदियाँ,
मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो नदियाँ देख लीजिए आप, ये चीज़ें तो हमने देख ली थी पिछली क्लास में। हाँ, ये है अपवाह तंत्र। तो हम देखते हैं अब जो मेन टॉपिक आज का है वह है अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं, कितने अपवाह तंत्र हैं। तो पहले तो देख लें मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं। तो एक तो हो जाएगा गंगा यमुना अपवाह तंत्र, उत्तर में देखेंगे बीच में नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर गोदावरी अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र और माही अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से ये अपवाह तंत्र हैं, 2, 4 और 1, 5 अपवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश में। एक, 2, 3, 4, 5 अपवाह तंत्र हैं। अब हम देखें पहले गंगा यमुना अपवाह तंत्र। कौन सा? गंगा यमुना, या तो इसे अलग अलग भी बोल सकते हैं, यमुना अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, या फिर इसको एक ही बोल सकते हैं, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। तो चलिए हम बात करते हैं यमुना अपवाह तंत्र की, गंगा यमुना की। देखें यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत पहली बात तो हम ये देखने का अपवाह तंत्र होत का है, क्योंकि कहेंगे कि आप जो नौ शब्द खैर अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए तो नया ही है, तो मैं तो यही मान कर चलूँगी कि आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अपवाह तंत्र होत का है। तो देखेंगे तो निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से जो जल प्रवाह हो रहा है उसको तो हम अपवाह बोलेंगे। कोई निश्चित जैसे कि वाहिकाएँ जो नदियाँ छोटी छोटी इनके द्वारा या सहायक नदियों के द्वारा जो जल प्रवाह हो रहा है उसको हमने बोल दिया अपवाह, यानी कि अफवाह या प्रवाह हो रहा है ना। अब बात करें तो अपवाह तंत्र क्या हो रहा है, तो वही जो वाहिकाएँ हैं, छोटी छोटी वाहिकाएँ हैं, कोई निश्चित वाहिकाएँ या नदियों का जाल, जितनी सारी नदियाँ दिख रही हैं आपको, ये नदियों का जाल, इनके जाल को ही क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र। तंत्र यानी क्या होता है? एक जाल होता है नहीं, तंत्र भी क्या है? एक प्रकार से जाल टाइप से कहलाएगा, या फिर समूह जो भी हुआ, तो वह अपवाह तंत्र। नदियों द्वारा जो जल का अलग अलग क्षेत्रों में बह, जैसे एक यहाँ चली गई, एक यहाँ देखेंगे, एक यहाँ, अलग अलग जगह ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन इसकी जो मेन नदी की बात करें तो वह कौन सी हैगी? यमुना नदी। यमुना नदी में से आप देखेंगे जहाँ चंबल जाके मिल गई, या काली सिंध मिल गई, यहाँ पार्वती मिल गई, सिंध मिल गई, सोन मिल गई, सोनार, जो बेधर्मा, केन नदी, टोंस, तो ये अलग हैंगी, सोन टोंस। तो देखो मेन नदी कौन सी है? यमुना। लेकिन जो मध्य प्रदेश में यमुना नहीं बह रही है, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो उनको विस्तार मध्य प्रदेश में है, तो यानी कि उसका अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा अपवाह तंत्र। अब देखा जाए तो अपवाह तंत्र, तो हम पहले बात करेंगे कौन सी? गंगा यमुना अपवाह तंत्र की। कौन सी? गंगा यमुना। तो देखें गंगा जो यमुना का अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन सी नदी आ जाती है यमुना अपवाह तंत्र में? आप देखेंगे चंबल, चंबल देखेंगे, फिर देखेंगे आप काली सिंध, और काली सिंध, फिर जब पार्वती, फिर उसके बाद देखेंगे सिंध नदी, सिंध के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद जो केन नदी। तो ये आ जाएंगे गंगा नदी के जो यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत। चलो तो फिर हम देखना, पहले हम घूमने चलते हैं, अब चंबल नदी में नहाने चलें, अब डुबकी लगाने चंबल नदी में। चलो तो चंबल नदी में देखें अगर हम जाकर उद्गम की बात करें तो इसको उद्गम होता है जो इंदौर में, इंदौर की एक महू है, महू की एक जाना पाव हिल्स है। कौन सी? जाना पाव हिल्स से इसको उद्गम क्षेत्र है ना। तो ये इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से, जो मऊ की जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम स्रोत है। सॉरी अगर इसकी और बात करें तो उद्गम देख लिया। तो अब जैसे इसका समापन कौन सा स्रोत है, तो देखेंगे जब उत्तर पूर्व में। अब देखिए उत्तर पूर्व में बहती हुई यह नदी उत्तर पूर्व में, उत्तर की तरफ गई और फिर यहाँ पूर्व में ऐसी हो गई।
तो यह यूपी में, यूपी के, जो यूपी है, यूपी के इटावा में, यूपी के इटावा में यह यमुना नदी में मिल जाती है। कौन? चंबल नदी, यानी कि चंबल की ये सहायक नदी है, सॉरी यमुना की ये सहायक नदी है, तो ये चंबल नदी में मिल जाती है। इधर से बहते हुए जाएगी ये मंदसौर, नीमच, यहाँ होते हुए और भी ज़िलों से होती हुए जाएगी उज्जैन, रतलाम, यहाँ नीमच तो नहीं जा रही है, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, यहाँ होते हुए, यहाँ ये होते हुए है, और यहाँ जो बीहड़ का निर्माण भी करती है यहाँ पर, जहाँ देखेंगे आप, अभी आपने देखा था चंबल संभाग, चंबल संभाग इसी के नाम पर पड़ा था। तो यहाँ पर ये बीहड़ों का निर्माण भी करती है। उत्तरी ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में यहाँ पर, तो ये वही नदी है। तो यहाँ बहती हुई है यमुना में, यूपी के इटावा में मिल जाती है। अब अगर अपन देखें जहाँ की परियोजनाओं की बात करें, तो जहाँ पर 3 परियोजनाएं प्रमुख हैं जो इस पर बनी गई हैं, जो एक तो है जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर। देखे जाए तो ये दोनों हैं राजस्थान की, और मध्य प्रदेश में एक परियोजना बनी है, वह है कि गांधी सागर परियोजना। तो यह हो गई अपनी चंबल नदी के बारे में। अब हम अगर अगली नदी की बात कर लें, तो अगर हम काली सिंध नदी की बात करें, दूसरी कौन सी नदी आ गई? काली सिंध। काली सिंध की नदी की बात करें तो यह नदी देवास, जहाँ पर कौन सा शहर है? देवास जिला, देवास है यहाँ पर। तो देवास की यह है बागली गांव, एक गांव का नाम है बागली। तो देवास के बागली गांव से इसका उद्गम होता है, जहाँ से ये उत्पन्न हुई नदी, और ये सीधी चली गई तो यहाँ पर मिल गई जी नर्मदा नदी में, चंबल नदी में जी नदी अपनी दोस्ती निभाने के लिए चंबल में जाके मिल गई। कौन सी? काली सिंध। ठीक है, तो ये थी काली सिंध नदी। फिर देखेंगे आप अगली नदी की बात करें तो अगली कौन सी आ जाएगी? पार्वती नदी। पार्वती नदी भी देखें तो यह नदी सीहोर, यहाँ पर है सीहोर, सीहोर जिले में ये को उद्गम स्रोत है सीहोर जिले में। अगर अपन ये की समापन की बात करें, कहाँ जाके मिल रही है? जा चंबल से, तो जब गुना, यहाँ पर है गुना में यह चंबल नदी, गुना के जो चाचौड़ा है, चाचौड़ा में, ये चाचौड़ा में जाके चंबल नदी में जाके मिल जाता है। तो अगर आके जो इसके जो अगर शहरों की बात कर लें, जहाँ नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन गया है, तो एक तो है आष्टा, यहाँ से जाएगी तो आष्टा के बाद फिर यहीं देखेंगे हम राजगढ़, और राजगढ़ के बाद एक आ जाएगा शाजापुर। तो ये शहर जहाँ पर जाके किनारे बसे हैंगे, आष्टा, राजगढ़, शाजापुर। ठीक है, फिर अपन अगली नदी की बात कर लें तो अगली नदी है सिंधेगी। चलिए सिंध नदी देख लेते हैं। तो ये सिंध नदी देखो, ये है सिंध नदी, ये है सिंध नदी। तो ये विदिशा जिले से निकलती है, विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है। विदिशा जिले के सिरोंज है, तो सिरोंज के पास में एक ताल से निकलती है। कहाँ से? ताल से निकलती है ये नदी। और जब भी जो यूपी जो है, यूपी में यहाँ से निकली है और यहीं जाके जाए इटावा में जब चंबल भी यहीं जाके मिल रही थी इटावा में ही, और जब सिंध नदी भी यूपी के इटावा में यमुना में से जाके मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें जय नदी की, तो सबसे प्रमुख विशेषता तो इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। वर्ष भर यह मतलब ये जल भरा रहता है, सूखती नहीं है नदी। सूखती नहीं है मतलब तो वर्ष भर इसमें जल है, तो फिर ये एक भयानक काम तो करेगी। जब वर्षा ऋतु में जब बाढ़ ले आती है भयंकर वाली, तो यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ ले आती है।
और अगर बात करी जाए तो ये गुना को 2 भागों में बांटती है। गुना को यहाँ से ये निकली और यह इधर गुना को 2 भागों में जब बांट देती है, पूरब और पश्चिम में 2 भागों में जब गुना को बांट देती है। तो ये देखी हमने सिंध नदी। अब देखें हम दूसरी कौन सी है, बेतवा नदी। इसमें मैप में आपकी नदियाँ कंप्लीट हुई जा रही हैं, फिर आपको कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ा रहे हैं उतना काफ़ी है। और पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, या तो उनको उद्गम स्रोत पूछ लिया जाता है, या उन सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं, या फिर उनके किनारे बसे शहर पूछ लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन बनती है। अब एक और क्वेश्चन बन जाते हैं प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। और तो यही कोई, और जैसे कोई प्रमुख ज़्यादा प्रमुख नदी है तो उसकी लंबाई पूछ ली जाती है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें उतना ही पढ़ना लिमिटेड में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वालों की कछु कछु खासियत जो होती है, सबसे प्रमुख खासियत कि हम बहुत ज़्यादा रिसोर्स के पीछे भागते हैं। बहुत मोटी मोटी किताब लेकर बैठ जाएँ, और जा किताब भी और वह किताब भी, और पता चलो कि भाई एक ही किताब पढ़ने में अपन 1 साल लग गया, और लेके बैठेंगे पता नहीं कितनी किताबें, आगे से पीछे तक पूरे पेज देख लें अपन। तो वो अपन ने नहीं करना है, अपन एक कम सोर्स में भी अच्छा पढ़ना है। तो अब देख रहे हैं हम कौन सी नदी, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी की बात करें अपन, तो एक तो अगर इसकी प्रमुख बात कर लें तो मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा 2 नामों से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है इस नदी को। और अगर हम इसके उद्गम स्रोत की बात कर लें तो यह निकलेगी यहाँ से रायसेन जिला है यहाँ पर, रायसेन के कुमरा गांव से। कुमरा गांव है ना, नहीं आप कुमरा की जगह कमरा गांव लिख दो। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है जब नदी। अगर ये इसकी जो यूपी में हमीरपुर में, यूपी का हमीरपुर है, यूपी में हमीरपुर में ये जाके यमुना नदी से मिल जाती है। जहाँ से जब रहेगी, यहाँ से गई और यहाँ ये हमीरपुर में यमुना नदी से यहाँ पर ये मिल जाती है। तो ये थी जब वाली नदी बेतवा। और भी इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं बेतवा से। अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें, इसके नाम कौन कौन से हैं, तो देखेंगे तो वेत्रवती, एक तो बेतवा से आप याद रखिए वेत्रवती, ठीक है। वेत्रवती के बाद देखेंगे आप शिव की पुत्री, शिव की पुत्री, ठीक है। और एक विंध्यावटी, एक देखेंगे विंध्यावटी, विंध्यावती, और एक बेस, बेस। तो ये इस प्रकार से इसके नाम हैं। एक बार और दोहरा देती हूँ अगर भूल गए हों तो। वेत्रवती, शिव की पुत्री, बेस और विंध्यावती। अगर अपन ये की कुल लंबाई की बात कर लें तो वैसे तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर एक ही लंबाई है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, एमपी में कितनी बह रही है जी, है ना, एमपी में ये 380, एमपी में यह 380 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो जो अपन ने देखो, अगर अपन ये कि शहरों की बात कर लें, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो देखिए जाके किनारे देखिए, एक तो विदिशा ही आ जाएगा। फिर जहाँ से जो निकली तो जहाँ देखेंगे आप अशोकनगर पड़ जाता है, अशोकनगर से फिर जहाँ देखेंगे आप टीकमगढ़, और अब टीकमगढ़ तो सही है। और जहाँ देखेंगे आप निवाड़ी, क्योंकि निवाड़ी बन गया तो निवाड़ी जाके किनारे बसो। और एक जहाँ से निकलेगी तो जहाँ गुना आ जाता है, तो गुना भी जहाँ भी जाके किनारे बसो है। तो जहाँ अपनी बेतवा नदी देखो, और जहाँ पे एक राजघाट परियोजना बनी है जहाँ पे बेतवा नदी पर। अब हम देखें दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी आ जाएगी सोनार नदी, सोनार नदी है। फिर
और फिर है केन नदी। तो सोनार नदी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटी सी नदी है, इतना सब है कर जब केन में ही मिल जाती है। हम देखें केन नदी, केन नदी की बात करें तो यहाँ कटनी है, यहाँ पर कटनी जिले की जहाँ देखो कटनी की जो तहसील रीठी तहसील है, रीठी तहसील से जो निकलत हैगी, वहाँ भी वो रीठी तहसील में कैमूर पहाड़ियाँ हमने जहाँ देखी थी। जब हमने वो पढ़ा था भौगोलिक क्षेत्र पढ़ा था, तो जहाँ पर हमने देखी थी कैमूर पहाड़ियाँ, जहाँ तो थी विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र जो पूरा, लेकिन जहाँ देखे थे हम कैमूर, जहाँ पर हमने कैमूर देखे थे, तो भाई कैमूर पहाड़ी से जो निकलते हैं दमोह पहाड़ी जिसे बोलते हैं, कैमूर पहाड़ी है दमोह पहाड़ी, और पन्ना और छतरपुर की जो सीमा बनाती है, पन्ना छतरपुर की, यहाँ से देखेंगे आप पन्ना छतरपुर की यहाँ निकलेगी, तो जैसा साइड रह जाएगा पन्ना और जैसा साइड रह जाता है छतरपुर, तो जिन दोनों की सीमा डिसाइड करती है ये नदी, केन नदी। और ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से जाती हुई यहाँ भी ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिल रही है? यमुना नदी में जाके मिल जाएगी। फिर हम अगली नदी की बात करें तो देखो टोंस है, कौन सी आ गई नदी? टोंस नदी। टोंस नदी देखें तो सतना जिले की, जहाँ भी ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, सतना जिले में कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कैमूर से टोंस नदी। और यहाँ पर देखें जो आगे चल कर इलाहाबाद, यूपी में, जहाँ इलाहाबाद में जा गंगा नदी में मिल जाती, किसमें? गंगा नदी, यानी तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? गंगा नदी का अपवाद क्षेत्र है ये टोंस नदी, उसी के अंतर्गत आती है, उसमें जाके मिल जाएगी। तो अगर अपन जाके परियोजना की बात करें तो जहाँ पे एक तो टोंस, इसके नाम पर ही टोंस परियोजना बनी है, और एक पूर्व परियोजना, एक है पूर्व परियोजना। टोंस और पूर्व परियोजना ये पे बनी हैंगी। और पूर्व जलप्रपात है, सॉरी मैं परियोजना की बात कर रही हूँ, पूर्व जलप्रपात है, टोंस परियोजना है, पूर्व जलप्रपात है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बनी हैंगी। अब हम देखें अगली नदी कौन सी है, तो अगली नदी है सोन नदी, यह है कि सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो यह निकलेगी अनूपपुर जिले, जहाँ पे कौन सा जिला था? अनूपपुर। अनूपपुर के कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है यह नदी, सोन नदी। और एक कहा जाए तो ये बहुत सारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है, जलप्रपात बनाती है नदी, जलप्रपातों के लिए जानी जाती ज़्यादातर। और बिहार में, यहाँ है बिहार, ये बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में आगे चल के ये गंगा नदी में मिल जाती है, जिस प्रकार टोंस और मिली थी गंगा नदी में इलाहाबाद के समीप, और जब बिहार में गंगा नदी में मिल जाती थी। ये दोनों गंगा नदी अपवाद क्षेत्र, कौन? मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वह अधिकतर गंगा नदी के अपवाद क्षेत्र हैं, ठीक है। और अगर हमें कि नामों की बात करें सोन नदी, क्योंकि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट नदी है, और जैसे कि ये अमरकंटक से निकल रही है, तो आप देखेंगे नर्मदा नदी, सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं। तो देखेंगे आप इसके अन्य नामों की बात करें तो एक तो नंद है, नंद, सोन, स्वर्ण, नंद, सोन, स्वर्ण, सोनपालिका, सुभागदी और सोनभद्र, सोआ। तो जो सोआ नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोआ, क्योंकि ये टोलमी द्वारा, जो टोलमी था एक लेखक था, भूगोलवेत्ता, टोलमी ने इसको ये नाम दिया है सोआ, सोन नदी को। और हिरण्यवाह, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, नंद, सोन, सुवर्ण, सोनपालिका, सौभागदी, सोनभद्र, सोवा और हिरण्यवाह।
तो ये इसकी नाम है। अगर इसकी अपन लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई तो इसकी है 780 किलोमीटर। ज़्यादातर लंबाई इसकी अधिकतम लंबाई इसकी जो है कुल लंबाई 780। और मध्य प्रदेश की बात करें कितनी बहती है, तो जब बहती है 509 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में यह नदी 509 किलोमीटर बहती है। ठीक है। और अगर इसकी एक और इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। कछुए पाए जाते हैं दुर्लभ प्रजाति के सोन नदी में। और सोन अभ्यारण्य, एक अभ्यारण्य भी है सोन नदी के नाम पर ही अभ्यारण्य, उसका नाम ही सोन अभ्यारण्य है। तो वो भी यहीं पर है सोन नदी में ही, सोन नदी पर ही बना हुआ है किनारे। सोन घड़ियाल सोन अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी बोलते हैं, जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं बहुत। तो ये था हमने देखा, ये वाला प्रवाह तंत्र हमने जाना। ये पूरा उत्तर में और पूरब में ये था गंगा यमुना का प्रवाह तंत्र हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं अगला प्रवाह तंत्र देखें तो नर्मदा प्रवाह तंत्र। किसकी बात करते हैं हम? नर्मदा प्रवाह तंत्र की बात करें तो देखेंगे आप जहाँ जो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है वो? अमरकंटक, जो कि यहाँ पर हमने देखी थी कौन सी पर्वत श्रेणी थी? मैकाल। मध्य प्रदेश के पूरब में मैकाल, पश्चिम में जो विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। और जहाँ देखी हमने कैमूर, यहाँ पर थी कैमूर पर्वत श्रेणी, यहाँ पर मैकाल। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो अमरकंटक वहाँ से ये निकलती है। और मध्य प्रदेश का देखा जाए तो दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यही कहा जाता है, दूसरा बड़ा। ठीक है, नर्मदा प्रवाह तंत्र। और अगर ये और बात करें तो मध्य प्रदेश के कम से कम 15 जिलों में, लगभग 15 जिलों में यह प्रवाहित होती है नदी। 15 जिलों में आप खुद ही देखिए, मध्य प्रदेश के पूरब से स्टार्ट होकर सीधी ये पश्चिमी तक जाती है। तो और एक प्रकार से देखा जाए किस प्रकार की ये अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, तो यह है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का यह निर्माण करती है। अपन बात कर रहे हैं नर्मदा अपवाह तंत्र की, इसकी बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो यह भ्रंश, क्योंकि हमने देखा था ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच यह बह रही है। विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे, मतलब बीच में बहती है। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है नदी, भ्रंश घाटी में बहती है। तो क्योंकि इसको स्पेस कम ही रहता है, पहाड़ियों के बीच में बहती, तो भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए यह एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और देखा जाए तो इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात, इन दोनों की ये जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात की। और अन्य नामों की बात करें तो साकरी, फिर देखा जाए आनंदमय नदी, मैकलसुता और नामोदोसो, जो टोलमी ने अभी हमने बात की थी, टोलमी ने जिसको सोन नदी को भी नाम दिया है। सोन नदी को इसने नाम दिया था सोआ, है ना, सोआ नाम दिया था, टोलमी नहीं। और नर्मदा नदी को भी इसने अपनी भूगोल पुस्तक है, भूगोलवेत्ता था ये, भारत का भूगोल, तो उसमें इसको नामोदोस कहा है। नर्मदा को भी इसने नामोदोस कहा है। ठीक है, तो ये क्या अपवाह तंत्र हो गए हैं, सॉरी, इसके बारे में जनरल सी इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो एक तो बहुत लंबी, सर्वाधिक लंबी नदी है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो टोटल देखेंगे अगर 13-12 किलोमीटर है, 13-12। और अगर मध्य प्रदेश में देखें, एमपी में कितनी बह रही है, तो एमपी में बहती है ये 1077। एमपी में इसकी लंबाई देखेंगे 1077 है, वैसे कुल 13-12 आएगी, और एमपी में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। तो जजा की लंबाई हो गई है। तो कुल लंबाई जैसे कि हम देख जा, मध्य प्रदेश से तो उद्गम स्रोत है, फिर जहाँ पे जब आएगी गुजरात में होते हुए, तो कुछ लंबाई इसकी गुजरात में है, तो जो होते हुए फिर यहाँ चली जाती खम्बत की खाड़ी में।
अब अगर हम इसके और फैक्ट जानें तो यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नदी है जिसे 2017 में जीवित इकाई तो बीच बीच में इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगता है। तो जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। ऐसी पहली नदी है जिसे मध्य प्रदेश में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है और यह कब दिया गया था? 2017 में। और भारत की हृदय रेखा भी कही जाती है। भारत की जो हृदय रेखा इसको कहा जाता है, हृदय रेखा इसी नदी को कहा जाता है। और इसकी लंबाई भी सर्वाधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई है, बाकी और भी लंबी नदी हैं इससे भारत में। और देखें अगर तो इसकी 41 सहायक नदियाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? नर्मदा नदी की। तो इसकी 41, तो देखेंगे आप सहायक नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं इस पर इसकी। और एक और फैक्ट देखें तो इस नदी के लिए जो इसकी संरक्षण के लिए 11 दिसंबर 2016 को एक इसके उद्गम स्रोत कहाँ से? अमरकंटक से एक यात्रा शुभारंभ की गई थी जिसको नमामि देव नर्मदे यात्रा का नाम दिया गया था। नमामि देव नर्मदे यात्रा शुभारंभ की गई जो 16 जिलों से होती हुए, ऐसे 16 जिलों से होते हुए और 3,350 किलोमीटर की 16 जिलों से कौन कौन से? जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं उन्हीं जिलों से होते हुए 3,350 किलोमीटर की यात्रा करके 15 मई 2017 को, 2016 से शुरू हुई थी और 15 मई 2017 को इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट थे, किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। तो अगर हम इसके कुछ और देखें तो इसमें देखें नर्मदा, इसमें बरगी परियोजना बनी है जहाँ पर नर्मदा नदी पर ही। फिर तवा परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही बनी। फिर ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, जोवट परियोजना, तो इस पर ये कुछ परियोजना भी बनी है। और अगर अपन इसके देखा जाए कौन सी परियोजना कहाँ पर है, तो देखिए तो जो जोवट परियोजना, जहाँ से देखते हैं हम जोवट परियोजना, तो जब बनी है झाबुआ में है। फिर आगे चलें हम ओमकारेश्वर परियोजना की बात करें तो इसी के पास में आप देखेंगे जब मान परियोजना भी है, महेश्वर परियोजना है देखेंगे। जो महेश्वर परियोजना की अगर बात करें तो जो खरगोन के आसपास आ जाता है। फिर देखें हम अगर ओमकारेश्वर परियोजना तो जा जाएगी खंडवा में ओमकारेश्वर परियोजना, और इसे इंद्र सागर परियोजना भी बोला जाता है। फिर देखेंगे आप आगे और देखें तवा बांध जो कि होशंगाबाद में आ जाता है। और अगर जो बरगी परियोजना की बात करें तो बरगी जहाँ पर का है जबलपुर में, तो जबलपुर के आसपास बरगी परियोजना आ जाती है। यहीं पे एक इस पर बारना बांध भी बने हैं रायसेन में, तो रायसेन में देखेंगे आप एक बारना बांध को भी निर्माण करोगा वह। और फिर आगे देखेंगे तो यहीं पहुँच गए अपन उद्गम स्रोत पर, यही के अमरकंटक उद्गम स्थल है। अब अगर अपन इसके जलप्रपातों की बात करें तो एक तो कपिल धारा जलप्रपात बनाती है, दुग्ध धारा और दुर्गा धारा, तो ये 3-4 प्रकार के जलप्रपातों का निर्माण करती है। ठीक है, तो जितनी भी जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। बस आपको जो इसके तट पर कौन कौन से शहर बचे हैं तो वो आप देख लीजिए। वैसे मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। और इसके बारे में और कुछ इस पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। जैसे कि एक देखेंगे आप अमृतलाल बेगड़, तो अभी ये न्यूज़ में अभी रहे थे कुछ दिन पहले, तो अमृतलाल बेगड़ ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इनको, तो नर्मदा पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जैसे इनकी नर्मदा की सौंदर्य की नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय,
नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, तो ऐसे इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई हैं। अमृतलाल बेगड़, तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने नर्मदा बचाओ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, अभियान चलाए हैं और पुस्तकें भी लिखी हैं। तो यह थी हमारी नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। अब हमारे कौन कौन से रह गए? गोदावरी, ताप्ती और माही अपवाह तंत्र, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से आपको मैप से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लें। तो हमने जहाँ तक पढ़ ला ये पूरा दो अपवाह तंत्र देखे हमने, एक देखे गंगा यमुना और दूसरा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। और इनमें जैसे टाइम लग गया कि जहाँ पर आप देखेंगे नदियाँ बहुत है। एक तो आप देखेंगे नदियाँ मध्य प्रदेश में, आप देखो एक प्रकार से जाल है नदियों को, पूरे मध्य प्रदेश में आप खुद देखिएगा तो एक प्रकार से जाल फैल होएगा। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसी वजह से ही नहीं कहा जाता हैगा। एक तो उसका कारण ये है कि बेटी को मायका वही कहलाता है ना, जहाँ बेटी को जन्म होता है वो बेटी को मायका होता है। तो नदियों को मायका कहने को मतलब है कि भाई अधिकतर नदियों को उद्गम ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप देखिए नर्मदा इतनी बड़ी नदी है, लंबी नदी है, सोन नदी हुई, बेतवा नदी हुई, चंबल नदी हुई, तो जितनी भी ज़्यादातर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश से ही हो रहा है। तो इसी वजह से इसे नदियों को मायका कहा जाता है। तो जो होगा हमारा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। अगली क्लास में हम गोदावरी और ताप्ती और माही ये तीनों एक ही बार में कर लेंगे। तो ये 5 अपवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन्हीं से क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर साल पेपर में। नदियों से क्वेश्चन आना ही रहता है एक क्वेश्चन, तो आप हर फैक्ट इसको कवर कर लीजिए। और मैं नोट्स तो दे ही दूँगी। और अगर जब हम मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, तो उसमें हम और अच्छे से कवर कर लेंगे। अब ये मैप के थ्रू पढ़ाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा आप लोग। थैंक यू।